नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कल हम लोगों ने एक वीडियो बजट पे, जो बजट के कुछ शब्द होते हैं, टर्म्स होते हैं, जिसको अक्सर न्यूज़ चैनलों में सुना जाता है या बजट में न्यूज़पेपरों में हम लोग देखते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। तो उस पे हम लोग कुछ टर्म्स थे, उसको हम लोगों ने कल बजट के देखने से पहले हम लोगों ने एक उसको देखा था। तो अगर जो कोई भी इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देख ले, फिर इस वीडियो को देखे तो कुछ अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। तो आइए चलिए, आज का हम लोग टॉपिक है बजट 2025-26। और इस बजट में क्या-क्या चीज़ें आम जनता के लिए, और इसमें क्या क्या छूट, कितने इनकम टैक्स में छूट मिली है, जो आजकल न्यूज़ों में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा इनकम टैक्स में छूट 12 लाख के इनकम पे इतने एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। तो उसमें हम लोग की इसके देखेंगे कि क्या है इसकी इनकम टैक्स कौन सा, क्या स्लैब है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग का टॉपिक बजट 2025-26 टॉपिक का नाम है। और इसमें सब टॉपिक्स हैं कई, और उन टॉपिकों को हम लोग धीरे-धीरे करके देखेंगे। तो पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा इनकम टैक्स में छूट। तो जो इनकम टैक्स में एम्प्लॉइज़ को, सरकारी कर्मचारियों को जो छूट मिली है, और जो भी इनकम करते हैं उनके लिए जो छूट मिली है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने स्लैब में बँटा है। तीसरा हम लोग देखेंगे बजट में एक नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान, जो कि एक बजट में ऐलान किया गया है कि एक नए इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा, जिसमें बजट कुछ प्रावधान, कुछ अनुसूचियाँ कुछ थोड़ी से कम की जाएँगी, और एक आसान भाषा में उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। और नेक्स्ट इसी के अंदर हम लोग नए इनकम टैक्स बिल में क्या है, तो ये सब देखेंगे। चौथा, बजट 2025-26 में बिहार को स्पेशल सौगात क्या-क्या दी गई है। जैसे बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, बिहार के एयरपोर्ट्स को सौगात दी गई है। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। क्या-क्या किया गया है वो देखेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग 5वें टॉपिक में देखेंगे बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए क्या ऐलान किया गया है। और बजट 2025 के अन्य ऐलान जो भी हो, मिसलेनियस ऐलान जो किए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें आ जाएगा हायर एजुकेशन में जो निवेश की बात कही गई है, कृषि से जुड़े कुछ ऐलान देखेंगे। तो आइए इसी के साथ अपने टॉपिक्स को, पहला टॉपिक को शुरू करते हैं, इनकम टैक्स में छूट। तो इनकम टैक्स में छूट की बात करें तो बजट में ऐलान किया गया कि 12 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके बाद इनकम टैक्स चुकाने वालों के लिए एक रिवाइज टैक्स स्लैब की घोषणा भी हुई। यानी यहाँ पे जो 12 लाख की इनकम करते हैं उनके लिए कोई भी टैक्स नहीं दिया, टैक्स दायरे से उनको बाहर रखा गया है। इसके बाद इनकम टैक्स चुकाने वालों के लिए एक रिवाइज्ड, जो अगर हम लोग देखेंगे तो रिवाइज्ड टैक्स स्लैब, अगर पिछला टैक्स स्लैब की बात करें हम लोग, तो पिछले टैक्स स्लैब में क्या था, ये देखिए पहले ये जो टैक्स बजट आने से पहले जो टैक्स था, 0 से 3 लाख पे की इनकम पे 0% का टैक्स लगता था। उससे 3 से 7 लाख पे 5% का, 7 से 10 लाख का 10% का, 10 से 12 लाख का 15% का, 12 से 15 लाख का 20%, और 15 लाख पे 30% का टैक्स देना पड़ता था। अब जो ये नई आई है आमदनी पर टैक्स, अब क्या लगेगा, 0 से 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना है, 4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 लाख पे 10%, 12 से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 लाख पे 20%, और 20 से 24 लाख पे 25%, और 24 से ऊपर अब जितनी भी इनकम होगी उस पे 30% का टैक्स देना होगा। तो अभी आप लोग इसको, इस नए वाले टैक्स स्लैब को देख के ये समझ रहे होंगे कि ये यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपए की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा।
लेकिन यहाँ पे ये फिर टैक्स स्लैब में 4 से 8% पे 5% टैक्स, 8 से 10 लाख रुपए पे 10% का टैक्स। तो ये इसकी इसी की गणित हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, आप लोगों को समझा रहे हैं। एक्चुअली जो ये रिवाइज़ टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं इनकम टैक्स में छूट क्या-क्या मिला है। 4 लाख पे 0 से 4 लाख पे 0% यानी 0 टैक्स टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख पे 5 का, 8 से 12 पे 10 का, 12 से 16 पे 15 का, 16 से 20 से 20 का 20% का, और 20 से 24 पे 25% का, और यहाँ पे 24 लाख से प्लस में अगर जाएँगे तो 30। तो आइए इसकी गणित को समझते क्या है। एक्चुअली क्या है कि 12 लाख की जो इनकम है किसी की, तो वो उसको टैक्स नहीं देना है, एक भी रुपए टैक्स उसको नहीं लगेगा। तो ये टैक्स स्लैब किस लिए बनाया गया है? तो एक्चुअली अ, अगर ये 12 लाख से ऊपर की इनकम करते हैं, तो अब इनके जो भी उनको एक री-रिपोर्ट किया गया है, यानी कि और इनको भी 75,000 रुपए की छूट मिलेगी, यानी 12,75,000 रुपए इनकी इनकम के बाद अगर इनकी 80,000 85,000 इनकम हो जाती है, तो अब ये इनका टैक्स किस पे लगेगा? अब इनकी टैक्स की गणना जो होगी, पहले 4 से 8 लाख रुपए इनकी देखी जाएगी कि 4 से 8 लाख रुपए तक की इनके 5%, यानी जो इनकी अगर मान लीजिए 4 से 8 लाख, यानी इनकी 8 लाख पे जो है इनकम की इनके 5% की टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब इनको इसके आगे आया जाएगा इनका 8 से 12 लाख रुपए। 8 से 12 लाख रुपए, अब यहाँ से जो 8 लाख तक की, तो इनके 5% के हिसाब से इनका टैक्स डिडक्ट कर लिया गया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 8 से 12 लाख यानी जो 4 लाख रुपए इनका है, अब इस पे 10% का टैक्स लिया जाएगा। तो यानी अब नेक्स्ट इनका जो 12 लाख से लगभग अप्रॉक्स 13 लाख की इनकम अगर किसी की हो गई है, अब जो उनकी इनकम जो है, जो अ, 12 लाख की क्राइटेरिया को क्रॉस कर रही है, तो जितना उनका क्राइटेरिया क्रॉस करेगी, उस पे 15% का टैक्स लगेगा। अगर 16 लाख की क्राइटेरिया क्रॉस कर लेते हैं, तो वो टैक्स किस स्लैब में आ जाएँगे, 20%। अगर 24 लाख की क्राइटेरिया 20 लाख की क्राइटेरिया क्रॉस कर लेते हैं, तो 25 में आ जाएँगे। 24 की क्राइटेरिया क्रॉस कर लेते हैं, तो 30 की। तो ये है टैक्स स्लैब की पूरी गणित। 12 लाख के इनकम तक की कोई टैक्स नहीं देना है। जैसे ही 12 लाख के ऊपर अप्रॉक्स 30 लाख की इनकम होगी, वैसे ही उस वो व्यक्ति इस टैक्स स्लैब में काउंट हो जाएगा, और जैसे-जैसे टैक्स स्लैब बनाया गया, उतने-उतने पैसे में उनको उतना-उतना टैक्स देना पड़ेगा, डिडक्ट होता जाएगा। तो ये है पूरी, और यही चीज़ें आगे यहाँ पे इमेज में जो चीज़ें हैं, वो इसी को अ लिख के बताया गया है कि 0 से 4 लाख सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख सालाना आय पर 5% का टैक्स है। 8 से 12 लाख की सालाना आय पर 10%, 12 से 16 लाख की सालाना आय पर 15%, यहाँ पे 20%, 20 लाख तक की 24 लाख तक की 25%, और 24 लाख से ऊपर 30%। तो ये टैक्स स्लैब उन उन लोगों के लिए है जो 12 लाख से ऊपर की 12 लाख से ऊपर की इनकम करेंगे, तब उनके इनकम पे इस टैक्स स्लैब को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 12 लाख तक की, जो केवल अभी 12 लाख के अंदर, जैसे किसी की 11 लाख इनकम है, किसी की साढ़े 11 लाख रुपए सालाना इनकम है, तो उनको उनके ऊपर कोई टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे ही 12 लाख की क्राइटेरिया ये क्रॉस करेंगे, उनके ऊपर ये टैक्स स्लैब का इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा पूरा इनकम टैक्स से छूट का पूरी गणित। नेक्स्ट देखते हैं इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें हम लोग टीडीएस और टीसीएस के बारे में जान लेंगे। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और टीसीएस होता है यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की सीमा में कटौती की गई है। तो इन दो सीमाओं में जो टैक्स डिडक्ट किया जाता था एट सोर्स पे और कलेक्टेड एट
सोर्स पे, तो उसमें कुछ कटौती की गई है। क्या की गई है? टीडीएस। यदि टीडीएस क्या होता है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, यदि 2 व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच हुआ भुगतान एक तय सीमा को पार कर जाता है, यानी अगर गवर्नमेंट ने बताया कि 2 व्यक्तियों के बीच लगभग 1000 करोड़ रुपए का भुगतान आदान-प्रदान हो सकता है, लेकिन अब उससे ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन उन दोनों के बीच हो रहा है, तो उसके बीच अब क्या करते हैं, सरकार उस पे टैक्स लगाती है और टीडीएस और टीसीएस नाम के टैक्स होते हैं, उसको डिडक्ट करती है। तो जैसे संस्था के बीच हुआ भुगतान एक तय सीमा के पार कर जाता है, तो उसे भुगतान पर टैक्स काटा जाता है। जैसे टीडीएस कहते हैं, जैसे किराया, सैलरी, किसी सर्विस के पेमेंट पर काटे जाने वाला टैक्स है। तो ये है टीडीएस, जो 2 व्यक्तियों के बीच में ट्रांज़ैक्शन को लेकर अगर ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन हो रहा है तो उसपे टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट है टीसीएस, वो टैक्स जो कोई व्यवसाय किसी सामान की बिक्री पर लगता है, जैसे महँगी कारों, गाड़ियों, महँगे सामानों पर लिया जाने वाला टैक्स है। तो ये टीसीएस होता है, जो कि कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे सामान को बेचा जाता है, वहाँ पे ये अप्लाई किया जाता है। जैसे महँगी कारें हो गई, गाड़ियाँ, महँगे सामान या पर लिया जाने वाला टैक्स, उसे टीसीएस कहते हैं। नेक्स्ट किराए पर लगने वाला, अगर इसका पूरे हम निष्कर्ष देखें तो किराए पर लगने वाला टीडीएस की सीमा सालाना कितनी थी? लगभग 2,40,000 रुपए से बढ़कर अब इसको कितना कर दिया गया है? 6 लाख रुपए। यानी जो यहाँ पे हम लोगों ने टीडीएस देखा कि जो 2 व्यक्तियों के बीच में एक सीमा 2024 तक क्या बनाई गई थी कि 2,40,000 तक कोई भी अगर आपस में आदान-प्रदान करेगा तो उसपे टीडीएस अ, नहीं कटेगा, इसके ऊपर टीडीएस कटेगा। अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है? इसको 6 लाख कर दिया गया है कि अब 2 व्यक्ति 6 लाख तक अपने आपस में आदान-प्रदान ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। अब इसमें सीनियर सिटीजन को मिलने वाला तमाम ब्याज पर लगने वाले टीडीएस की सीमा 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख। अब जो सीनियर सिटीजन है, जो पेंशनर्स हैं, उनको जो ब्याज, वो अपने जो पैसे बैंक में जमा करे हैं, तो उनको जो ब्याज मिलता है, ब्याज पे उनको पहले 50,000 तक की ब्याज पे उनको कोई टीडीएस नहीं कटता था। अब 50,000 के ऊपर तक अगर 60,000 70,000 हो जाता है तो उसपे टीडीएस कटता था। लेकिन अब क्या है, अब उसको उसकी सीमा 1 लाख कर दी गई है। अब 1 लाख तक पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 1 लाख के ऊपर किसी की इनकम ब्याज के माध्यम से आ रही है तो उसपे उनको टीडीएस कटेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा। एक देश से दूसरे देश भेजे जाने वाले पैसे लगने वाले टीसीएस की सीमा बढ़ाई गई, और जो यहाँ से पैसे एक देश से दूसरे देश भेजे जाते हैं, उसपे भी टीसीएस की सीमा बढ़ा दी गई है। और चौथा हम लोग देखें, पहले ये टीसीएस 7 लाख पर लगता था, जो पैसे भेजते थे पहले ये 7 लाख पर लगता था। 7 लाख तक भेजने पर कोई टीसीएस नहीं कटता था। लेकिन अब 7 लाख के ऊपर 8 लाख 9 लाख पे कटता था, लेकिन अब इसकी सीमा क्या बढ़ा दी गई है? 10 लाख कर दी गई है। 10 लाख तक कोई भी अन्य देशों में अपना पैसा भेज सकता है, उस पे टीसीएस नहीं कटेगा। 10 लाख से ऊपर जैसे ही होगा, उस पे टीसीएस कटना शुरू हो जाएगा। तो ये था हम लोग का टैक्स के स्ट्रक्चर, इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर, जिस माध्यम से सरकार टैक्स कलेक्ट करती है और टैक्स काटती है। नेक्स्ट हम लोग ये यहाँ पे निष्कर्ष है पूरे इस टीसीएस का समझाया गया क्या है। टीडीएस और टीसीएस में लिमिट्स बढ़ाई गई है, ताकि जिन लोगों को कंप्लायंस का इशू होता है, जिसमें बहुत कम लिमिट्स पे हमारा टीडीएस प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है, उसको बढ़ा दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो चेंज है वह सीनियर सिटीजन के लिए, जो 50,000 तक की इंटरेस्ट इनकम उनको मिलती थी और उन पर टीडीएस कट जाता था। 50 के ऊपर अब उसको 1 लाख का 1 लाख कर दिया गया, यानी कि 1 लाख तक की अगर इंटरेस्ट की इनकम होगी किसी सीनियर सिटीजन की, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं कटेगा। रेंटल पे बढ़ा दिया गया है, रेंट को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो जब आप किसी का रेंटल इनकम पे टीडीएस काट रहे हैं, तो उस पे भी टीडीएस लिमिट बढ़ा दिया। तो इसके कारण यह कि जब आपका इनकम स्लैब रेट ही बढ़ गया है, तो हमारी ये रेंटल इनकम
हम ये मान लेते हैं कि हो सकता है कि वो इस लेवल पे है, पे ही ना जाए जहाँ पे हमारा इतना टैक्स लगे। तो इसमें चेंज किए गए हैं और इस रेट को कम कर दिया गया है। तो जो यहाँ पे हम आप लोग को बताए हैं, यहाँ पे जो टीडीएस और टीसीएस की पूरी गणित, वही चीज़ यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में लिखी हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वही चीज़ यहाँ पे भी है। और अब रेंटल की बात करें तो रेंटल में बढ़ा दिया गया है, रेंट को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो जब आप किसी का रेंटल इनकम पे टीडीएस काट रहे हैं तो उस पे भी टीडीएस लिमिट बढ़ा दिया। तो इसके कारण यह कि जब आपका इनकम स्लैब रेट ही बढ़ गया है तो हमारी वो वही चीज़ें हैं यहाँ पे डबल रिपीट हो गई है। अब यहाँ पे अगर देखें एक बात यहाँ पे, अब टीसीएस जो फॉरेन रिमेट्स पे लगाता है उसमें 10 लाख की लिमिट कर दी गई है। और उसमें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अगर आपने किया है कि फाइनेंस स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूट से लोन लेके, तो उस पर आपका टीसीएस नहीं लगेगा। तो जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको पैसा तो भेजना ही पड़ता है। तो यानी जो इस देश से दूसरे देश में पैसा भेजा जाता है, तो पहले इसकी सीमा क्या थी? 7 लाख थी, उस पे टीसीएस नहीं कटता था। अब उसकी सीमा क्या कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई है। 10 लाख के ऊपर टीसीएस कटेगा। तो ये थी पूरा इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर, टीडीएस की कहानी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बजट में एक नए इनकम टैक्स बिल की बिल का ऐलान किया गया है, जो कि इसी हफ्ते लगभग इसमें संसद में पेश किया जाएगा। तो नए इनकम टैक्स बिल में क्या है आइए देखते हैं। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1900 जो अभी चल रहा है, इनकम टैक्स की जो प्रावधान चल रहे हैं वो 1961 के प्रावधान है में 23 चैप्टर्स हैं। उस इनकम टैक्स के एक्ट में 23 चैप्टर्स हैं, 298 सेक्शंस हैं। नए बिल के माध्यम से इसमें से गैर जरूरी प्रावधानों को हटाया जाएगा। अब जो 1961 में ये इनकम टैक्स का जो एक्ट बना था, अब धीरे-धीरे समय परिवर्तन होता गया। उसमें कुछ ऐसे गैर ज़रूरी प्रावधान हैं, अब जो वो उसको उनकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, अब उनको हटाया जाएगा। बिल का साइज़ छोटा किया जाएगा। और अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने आम जनता से, तमाम स्टेक होल्डर से और इस विषय के विशेषज्ञों से उनको सुझाव मांगे थे। यानी कि जो नया इनकम टैक्स बिल बनेगा इसके लिए केंद्र सरकार ने जो आम जनता से और स्टेक होल्डरों से और इस टैक्स के जानकारों से, विशेषज्ञों से एक सुझाव मांगा था। और उस पे लगभग 7 केंद्र सरकार को 7,000 सुझाव प्राप्त हुए। इनके आधार पर नया मसौदा तैयार हुआ है, जो कि अ, लगभग 1 हफ्ते के अंदर पेश होगा संसद में। और तब सबके सामने आएगा कि इसमें क्या है। नए टैक्स नियमों को सरल और इसमें इसका पेश करने का और इसको चेंज करने का क्या मकसद है? नए टैक्स नियमों को सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा जाएगा ताकि आम लोग भी इसे आसानी से समझ जाएंगे। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आम लोगों को बजट तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि क्या है। जैसे हमने कल की वीडियो डाली थी जिसमें हमने फिजिकल डेफिसिट ये सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने, डिसइन्वेस्टमेंट ये सब क्या होता है देखा था। ये सब आम जनता को पता ही नहीं है, तो वो चीज़ें सब सरल करके इस नए इनकम टैक्स एक्ट में आएगी, तो कुछ चीज़ें आसान हो जाएगी आम जनता को समझने में। तो नए कानूनों के माध्यम से कर विवाद, टैक्स लिटिगेशन कम किए जा सकेंगे। और जो ये जो नए-नए कानून के माध्यम से जो कर के टैक्स से संबंधित विवाद होते हैं उसको भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग का टॉपिक है बजट 2025-26 में बिहार को स्पेशल सौगात। यानी इस बजट में अगर आप लोग न्यूज़ में भी देखे होंगे तो इस बजट में बिहार को बिल्कुल फोकस करके एक लगभग कुछ बिहार को देने की कोशिश की गई है, क्योंकि लगभग अक्टूबर 2025 में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो इस बजट के माध्यम से ही बिहार में वोटरों को लुभाने के लिए एक बिहार को, तो देखिए लगभग 20 से 30% तो बिहार पे ही फोकस है ये बजट।
बिहार में देखते हैं, बिहार में मखाना बोर्ड का एक गठन कर दिया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। बोर्ड से उत्पन्न और बेहतर मार्केटिंग में मदद मिलेगी। तो जब ये मखाना बोर्ड का स्थापित कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि मखाना के उत्पादन और बेहतर मार्केटिंग में मदद मिलेगी। इसमें जो भी इस बोर्ड के मेंबर होंगे, इस चीज़ के विशेषज्ञ होंगे, तो वो इस मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और क्या किया जाएगा, इसकी मार्केटिंग के लिए क्या किया जा सकता है, और उसके बारे में ये लोग अपनी राय देंगे। बिहार देश के 90% मखाना उत्पादन वाला राज्य है। तो इंडिया का जो बिहार है, इंडिया में जो मतलब बिहार है, उसमें लगभग 90% इंडिया का जितना मखाना उत्पादन होता है इंडिया में, उसमें से 90% मखाना बिहार से उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा मखाना मिथिला इलाके के ज़िलों में उगता है, और बिहार में भी सबसे ज़्यादा मखाना कहाँ पे, मिथिला में उगाया जाता है। जैसे और बिहार में और अन्य जगहों पे कहाँ-कहाँ, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, इन जगहों पे मखाने के बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। और मखाना से संबंधित लगभग 5 लाख परिवारों का जीवन यापन अ, होता है, इस मखाना प्रोसेसिंग से जुड़ा है। लगभग बिहार के 5 लाख परिवार इस मखाना प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये एक बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। नेक्स्ट बिहार से संबंधित देखें तो बिहार के एयरपोर्ट को भी सौगात दी गई है। क्या है? पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स प्लानिंग से लेकर उद्घाटन सॉरी, यहाँ पे क्या है, नए फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? जो प्लानिंग से लेकर उद्घाटन तक सब कुछ किया जाएगा। बीहटा में फील्ड एयरपोर्ट, मतलब इसका क्या है कि जहाँ पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट है, जो कि जो एयरपोर्ट है उसको और डेवलप किया जाएगा, जैसे यहाँ पे पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। तो बीहटा में तो इससे संबंधित ये है। नेक्स्ट बिहार से संबंधित देखें तो मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना। अब कोसी मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई को सुविधा के लिए सुविधा हो जाएगी। दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल जैसे जिलों के लिए किसानों को फायदा होगा इस नहर परियोजना से। तो ये तीन लगभग क्या है, तीन बेसिक जो मुद्दे इसमें हैं। बिहार में मखाना बोर्ड का, बिहार से संबंधित ये बजट जो था, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन। दूसरा है मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, और तीसरा बिहार के एयरपोर्ट को सौगात। यानी बिहार के डेवलपमेंट पे और इनके इकोनॉमी थोड़ा बिहार की बूस्ट हो, इसके लिए इस बजट में थोड़ा फोकस किया गया है। और फोकस करने का रीज़न भी आप लोग को बता चुके हैं। अक्टूबर 2025 में क्या है, बिहार में इलेक्शन है। और फोकस इसलिए भी किया गया है कि एकमात्र इकलौता बिहार राज्य है जिसका चुनाव केवल सिर्फ अकेले बिहार का ही होता है। जब बिहार का चुनाव होता है तो अक्टूबर में बिहार का चुनाव है, इसीलिए इस बजट में इसको ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट आप लोग देखिए हायर एजुकेशन में निवेश। इस बजट में हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा। आईआईटी पटना का विस्तार, इसमें नई सीटें जोड़ी जाएंगी। हॉस्टल कैपेसिटी में भी इजाफा। देखिए ये भी बिहार से ही संबंधित है। इसमें जो पटना आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा, इसमें सीटें और बढ़ाई जाएंगी, और हॉस्टल की जो कैपेसिटी है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। और इसके अलावा बिहार में फूड टेक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो बिहार में एक फूड टेक यानी फूड टेक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जिससे और चीज़ें बेहतर स्टूडेंट सीख सकेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें तो कृषि से जुड़े ऐलान बिहार के ही देखिए, सॉरी
अब कृषि से संबंधित से जुड़े क्या ऐलान किए गए हैं बजट में? किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए मिलता था कम ब्याज पे, ये एक ऐसा कार्ड होता है जो कि किसानों को कम ब्याज पे बैंकों से लोन मिलता है इस कार्ड पे, जो कि आम जो आम जनता को मिलता है, उसपे ज़्यादा टैक्स उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड से किसानों को क्रेडिट कार्ड से जो पैसा मिलता है, उसपे कम ब्याज पे पैसा उनको रिटर्न करना होता है। तो इस प्रकार से एक किसान क्रेडिट कार्ड की जो 3 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के क्या कर दिया जाएगा, 5 लाख कर दिया गया है। देश के 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने और फसलों में विविधता लाने के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। तो इस बजट में बताया गया है कि देश के लगभग 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने, जो भी फसल जिस डिस्ट्रिक्ट में होती है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और फसलों में विविधता यानी डाइवर्सिटी लाने के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जाएगी। और डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। यानी अगर कोई डेयरी खोलता है और मछली पालन करता है, उसके लिए 5 लाख रुपए तक का लोन केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अंडमान निकोबार की तरफ अंडमान निकोबार की लक्षद्वीप में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। दलहनी फसलों और खाद्य तेलों के लिए नेशनल मिशन की स्थापना की जाएगी। तुअर दाल होती है एक, उड़द और मसूर की 4 साल तक एमएसपी पर खरीद। यानी देखिए यहाँ पे तुअर जो होती दाल जो होती है, दाल, उड़द और मसूर की जो दालें होती हैं उस पे 4 साल तक एमएसपी पे ही गवर्नमेंट केंद्र सरकार उनको खरीदेगी। अब नेक्स्ट क्या है, भारतीय पोस्ट का नेटवर्क तमाम ग्रामीण योजनाओं में अपना सहयोग देगा। तो जो पोस्ट ऑफिस हैं, पुरानी-पुरानी जो पोस्ट ऑफिसें हैं गाँव में, उनका वो इस योजनाओं में सहयोग करेंगी। जैसे ईएमआई भरने में क्या होती है, अ आसानी होती है, पोस्ट ऑफिस पे लोगों की पहुँच ज़्यादा रहती है, वो आसानी से वहाँ पहुँच के अपने कार्यों को कर लेते हैं। तो ये इसमें क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस भी हेल्प करेगा और इसमें पोस्ट ऑफिस को भी थोड़ा डेवलप्ड किया जाएगा टेक्निकली। नेक्स्ट देखें तो यूरिया के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 3 बंद पड़े यूरिया प्लांट को शुरू किया जाएगा। तो यूरिया को उत्पादन जो है, यूरिया जो जिससे किसान खेतों में छिड़कते हैं तो उसमें पैदावार बढ़ती है। तो यूरिया के जो उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो 3 बंद हो गए थे यूरिया उत्पादन प्लांट्स, उनको फिर से शुरू किया जाएगा, प्लांट को शुरू किया जाएगा। वहीं नई उत्पादन इकाइयाँ लगाई जाएँगी और इन तीनों यूनिट के अलावा और भी कई यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। कपास उत्पादन के लिए 5 साल के मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को लॉन्च किया जाएगा। मिशन का फोकस कपास की उत्पादकता और मार्केटिंग को बढ़ावा देना है। तो कॉटन के उत्पादन के लिए यहाँ पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए ऐलान क्या-क्या किया गया है, देखते हैं। तो 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएँगी। यानी 23 आईआईटीज़ हैं जो उसमें लगभग 6500 सीटें बढ़ाई जाएँगी। जो वर्तमान में सीटें हैं उससे और 6500 सीटों का इज़ाफ़ा होगा। आईआईटी पटना के अलावा 5 अन्य आईआईटी का विस्तार। यानी बिहार में ही आईआईटी पटना है, उसके अलावा 5 बिहार में ही और आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। आईआईटी की संख्या को दोगुना किया जाएगा। यानी अभी मान लीजिए आईआईटी 23-24 जितनी भी आईआईटी हों, अगर 24 हैं तो उसको बढ़ा के 48 कर दिया जाएगा। यानी आईआईटी की संख्या को दोगुना किया जाएगा। स्कूलों में साइंस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए देश में देश में 50,000 अटल टिकरिंग लैब बनाए जाएँगे। यानी टिकरिंग लैब यानी जो 50,000 स्कूल, जो छोटे-छोटे स्कूल हैं, जहाँ पे 10th-12th के प्रैक्टिकल्स होते हैं या कोई भी, तो अब वहाँ पे एआई ये सब एजुकेशन जो
टेक के से रिलेटेड एजुकेशंस हैं उसको उसके लिए, और इसके लिए लगभग 50 टिंकरिंग लैब बनाए जाएँगे। अगले वित्त वर्ष में देश भर में के मेडिकल कॉलेजों में लगभग 10,000 यूजी और पीजी की सीटें जोड़ी जाएँगी। अगले 5 सालों में मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या 75,000 तक बढ़ाने की योजना है, यानी 5 साल तक में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग 75,000 बढ़ाने की योजना इस बजट में दी गई है। नेक्स्ट देखें तो सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। जो गांव में दूर दराज इलाकों में छोटे छोटे स्कूल, जो प्राइमरी के स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, उनमें इंटरनेट की सुविधा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा से उनको लैस किया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा। स्कूल और हायर एजुकेशन में भारतीय भाषाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च किया गया है। यानी जो भारतीय हायर एजुकेशन है, इसमें भारतीय भाषाओं को, जैसे तमिल ये सब हो गए, संस्कृत, उर्दू, ये सब क्या है, इनके बढ़ाने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च किया गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए देश में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। 500 करोड़ के निवेश से देश में 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोला जाएगा। यानी देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे को सिखाने के लिए, इसको करने के लिए, देखिए अभी चाइना ने डीप सेक नाम की एआई बनाया है, और इस गूगल से बहुत वो सस्ते में उसको मार्केट में लॉन्च किया है। तो जिससे, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत लगभग 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बजट 2025-26 में व्यवसायों को लेकर क्या ऐलान किया गया है। तो एमएसएमई को आसान तरीके से लोन देने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी कवरेज में बदलाव किया। इससे 1 करोड़ से बढ़ाकर, अरे यहाँ पे डेटा नहीं दिया हुआ है, करोड़ से करोड़ किया जाएगा। दूसरा क्या है, एक्सपोर्टर एमएसएमई को करोड़ तक के लोन के लिए विशेष क्रेडिट सुविधा मिलेगी। उद्योग पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज को विशेष क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। कार्ड की सीमा 5 लाख होगी। पहले साल 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। नेक्स्ट है, नए स्टार्टअप के लिए यही लोन गारंटी कवर 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। पहली बार बिजनेस शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को सरकार 2 करोड़ तक के लोन बांटेगी, जिसकी मियाद 5 साल तक की होगी। ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के जरिए इन नए उद्यमियों को बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शहरी स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए की जाएगी। नई लेदर स्कीम लाई जाएगी, जिससे 22 लाख रोजगार पैदा होंगे और 4 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर पैदा होगा। भारत के खिलौना इंडस्ट्रीज को ग्लोबल हब बनाने पर जोर दिया जाएगा। ये बहुत एक अच्छा कदम है, क्योंकि जो भारतीय खिलौने होते हैं वो सारे कहाँ से, चीन से आते हैं। तो इस भारत के खिलौने को इंडस्ट्रियल का भारतीय इंडस्ट्रियल का ग्लोबल हब बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छे ये कदम है। आयात को बढ़ावा देने के लिए 15 में से 7 टैरिफ रेट्स को हमेशा के लिए हटा दिया गया। अब देश में कुल 8 टैरिफ रेट ही लगेंगे। जो आयात होता है उस पर 15 टैरिफ टैक्स रेट्स से टैक्स लगता था, अब उसको 15 में से 7 को हटा दिया गया। अब 8 ही प्रकार के टैक्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लास्ट ही होगा ये बजट 2025 के अन्य ऐलान, जो मिसलेनियस ऐलान है उसको देख लेते हैं क्या है। सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। इनमें से 200 सेंटर
साल 2025-26 में ही खोले जाएँगे 200 सेंटर। इसके जो जिला अस्पताल में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएँगे, उसमें से 200 इसी वर्ष 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में खोले जाएँगे। गिग वर्कर्स में काम कर रहे वर्कर्स के लिए आई कार्ड, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और जन आरोग्य योजना का लाभ देने की घोषणा है। तो गिग वर्कर्स क्या है? जो गूगल, अमेज़न डिलीवरीज़ बॉय होते हैं, उनके लिए एक आई कार्ड इश्यू करने का काम किया जाएगा और उनको एक ई श्रम पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अ, रेलवे को 2,52,000 करोड़ इसमें पहले आप लोगों ने देखा पहले क्या होता था कि रेलवे का बजट अलग से आता था और तो इसमें क्या हुआ है रेलवे को 2,52,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। रेल सुरक्षा और ट्रेन को बिजली से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर, रेल हादसे को कम करने के लिए कवच सिस्टम का अपग्रेड होगा। इसके 4.0 वर्जन को रेलवे रूट को पर लगाने का काम तेजी से किया जाएगा। इस वर्जन को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड यानी आरडीएसओ के से अनुमति मिल गई है। दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता रूट पर भी कवच सिस्टम लगाए जाएँगे। डिफेंस सेक्टर की बात कर लें, डिफेंस में क्या-क्या मिला है? डिफेंस सेक्टर के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए का प्रावधान। इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी एलसीडी, एलईडी टीवी, ई व्हीकल, मोबाइल फ़ोन, फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग सस्ते हैं। ये सब क्या हुए हैं? सस्ते हुए हैं। इंटरैक्टिव पैनल डिस्प्ले महँगा हुआ है। 100% विदेशी निवेश यानी एफडीआई की छूट पहले यह सीमा पहले एफडीआई 74% की थी, अब इसको 100% कर दिया गया है। ये भी बहुत एक अच्छा कदम है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो ये हम लोग का बजट का सारा सार था और बजट में जो-जो चीज़ें किस-किस सेक्टर में क्या-क्या दिया गया है, इनकम टैक्स में कौन-सी क्या छूट थी, बजट में में एक नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान किया गया है जो कि अगले हफ्ते आएगा, ये सब हम लोग देखा। उसमें क्या-क्या बदलाव होंगे। बजट 2025 में बिहार को क्या-क्या सौगात मिली है, बिहार में मखाना बोर्ड, बिहार के एयरपोर्ट की सौगात, मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए क्या-क्या ऐलान किया गया है और मिसलेनियस में हायर एजुकेशन में क्या है, कृषि से जुड़े कुछ ऐलान जो किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, सारे इस टॉपिक को बजट से देख लिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। लगभग वीडियो भी 30 से 40 मिनट की हो गई है। चलिए, धन्यवाद।